अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम हेडलाइंस पर। मुंडगोड़ा असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी। 3 बजे तक 59.92% पोलिंग दर्ज। पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम। वनप्रति जिले की तरक्की में अवाम भरपूर ताउन करें। अहदेदारों के जायजा इजलास से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। दीवार की तामीर के लिए हाई कोर्ट में फर्जी दस्तावेजात दाखिल करने का मामला। एपी के साबिक वजीर और उनके फर्जन को सीआईडी पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाल किले पर लश्कर तैयबा के दहशतगर्द हमले का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने की पाकिस्तानी दहशतगर्द आसिफ की सजाए मौत की तौसीक। इक्कुम और 5 दिसंबर को होंगे गुजरात असेंबली इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अगर गुजरात में हुकूमत बनती है तो हम एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान के कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। वस्त मुद्दत इंतखाबात के नताइज को कबूल न करने से अफरा तफरी पैदा होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। और अब पेश खबरों की तफसील। मुंडगोड़ा असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए जुमेरात को सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान पोलिंग शुरू हो गई। हल्के के 298 पोलिंग स्टेशन में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग अमला बुध की शाम तक ईवीएम, वीवीपीएटी और कंट्रोल यूनिट समेत पोलिंग साज और सामान के साथ मुंडगोड़ा असेंबली हल्के के पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गया था। वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी। मजमूई तौर पर 105 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई नाजुक करार दिया गया है। हिफाजती इंतजाम के पेश नजर तकरीबन 100 चेक पोस्ट तैयार की गई हैं और 3,366 रियासती पुलिस एहलकारों के साथ मरकजी फोर्सेज की 15 कंपनीज तैनात की गई हैं। इस इंतखाब में कुल 2,41,795 वोटर हैं, जिनमें 1,21,662 मर्द और 1,20,126 खवातीन अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 3 बजे तक 59.92% राय दहिंदों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने अवाम से कहा कि वो वनप्रति जिले की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन करें। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ मुनाकिदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि शहर में सड़कों का काम कवायद के मुताबिक किया जा रहा है। अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो किसी भी गैर मजाज तामीरात को फौरी हटा दें। रियासती वजीर ने जिला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और जिलाई अहदेदारों को मुबारकबाद दी, जिन्होंने पहले ही 90% काम मुकम्मल कर लिया है। इस मौके पर महकमा बरक़ी के एसई ने वजाहत की कि वो 1 हफ्ते के अंदर बिजली के खंभों का काम मुकम्मल कर लेंगे। बादशाह उन्होंने पब्लिक हेल्थ, R&B और पंचायत राज महकमों का जायजा लिया। कलेक्टर को रोड डिवाइडर के कामों में तेजी लाने और कामों की पेशरफ्त पर तबादले ख्याल के लिए बल्दियात में मीटिंग का एहतमाम करने का हुक्म दिया। इजलास में जिला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह, एडिशनल कलेक्टर आशीष और जिलाई अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। वजीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने कहा कि उनकी हुकूमत ने मकानात को रेगुलाइज करने के मसले के मुस्तकिल हल के तौर पर GO 118 जारी कर दिया है। सरूनगर में कल मुनाकिदा मुन्ना नगरम प्रोग्राम से खिताब करते हुए रियासती वजीर KTR ने कहा कि साबिक में बाज़ हल्के असम्बलियों में अराजियात खरीद कर मकानात तामीर करने वाले कॉलोनीज और उस वक्त के हुक्मरानों की जानिब से रजिस्ट्रेशन न करते हुए ULC
असाइंड अराजी के नाम से हरासा किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों का कहना था कि बरसों से गुजारिशात के बावजूद मसला हल करने पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि यह मसला उनकी तवज्जो में आने के बाद उन्होंने हजारों लोगों को दरपेश परेशानी को मद्देनजर रखते हुए 28 अक्टूबर को इस सिलसिले में जियो नंबर 118 को जारी किया है। इस मौके पर रियासती वजीर KTR ने जाती तौर पर जियो के फवायद को पढ़कर मुतासरीन को मसरूर कर दिया। इस जियो के मुताबिक मज़कूरा जमीनों को कम से कम चार्ज के साथ मकानात को रेगुलराइज किया जा सकता है। इससे 6 हलकों की 44 कॉलोनीज के लिए फौरी राहत करार दिया गया है, जिसके तहत तकरीबन 10,000 लोग मुस्तफीद होंगे। उन्होंने कहा कि 1,000 गज तक के हर ढांचे को रेगुलराइज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम का भला किया है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना चाहती है। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, वजीर लेबर C मल्ला रेड्डी, म्यूनिसिपल स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार और दीगर ने शिरकत की। ఏదైనా వ్యాపారం పెట్టియాలన్నా మేము ఏమీ చేసే పరిస్థితి లేదు, దయచేసి దీన్ని సవరించండి అని మీరు 15 ఏళ్లుగా పోరాటం చేస్తా ఉన్నారు. 2018లో ఆనాడు నేను గౌరవనీయులు ఆనాటి రెవెన్యూ శాఖ మంత్రిగా మహమూద్ అలీ గారు, మా సోదరుడు రామ్మోహన్ గౌడ్ గారు, ఇంకా ఇతర కార్పొరేటర్లు ఆనాడున్న కార్పొరేటర్లు అందరం కలిసి ఎల్బీ నగర్ జోనల్ ఆఫీస్లో సమావేశం కూడా పెట్టినాం. తర్వాత సుధీర్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడైతే మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరినారో ఆ రోజు కూడా ఆయన ఒకటే కండిషన్ పెట్టినాడు, ఇది వెంటనే పరిష్కారం చేయండి, మా వాళ్ళకు లాభం అవుతుందని చెప్పి సుధీర్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పారు. ఈరోజు నిజంగా కూడా ఈ 44 కాలనీల సోదరులు సోదరీమణులు ఎవరైతున్నారో మీ అందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా ఈ శుభవార్త చెప్తా ఉన్నాను. జీవో నంబర్ 118 మరి విడుదలైంది, 28వ తారీఖు నాడు విడుదలైంది. 1000 గజాల వరకు ఉండే ప్రతి ఒక్క నిర్మాణాన్ని కూడా రెగ్యులరైజ్ చేస్తూ కేవలం ఒక నామినల్ రేట్, అది కూడా ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందంటే ఆ రేటు కూడా పెట్టకపోతే మళ్ళీ కోర్టు కానీ ఇంకోరు కానీ అడ్డమొస్తారన్న ఉద్దేశంతో ఒక నామినల్ రేట్ 250 రూపాయలు మాత్రమే గజానికి పెట్టి ఈ జీవో విడుదల చేయడం జరిగింది. మీకు రాబోయే 6 నెలల లోపు అంటే మీకు 100 గజాలుంటే కేవలం 25,000 రూపాయలు కట్టాలి, 200 గజాలుంటే కేవలం 50,000, 400 గజాలుంటే కేవలం 1,00,000 రూపాయలతో రెగ్యులరైజేషన్ వెంటనే చేయించి మీ చేతిలో పట్టాలు పెడతామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తూ, మరి దాంతో పాటు ఏ కాలనీలు ఇందులో కవర్ అయినా, ఏ నియోజకవర్గాలు ఇందులో కవర్ అయినాయో కూడా నేను ఒక్కసారి మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. కేవలం ఒక ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గం మాత్రమే కాకుండా ఎల్బీ నగర్తో పాటు మేడ్చల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం, రాజేంద్ర నగర్ నియోజకవర్గం, కార్వాన్, నాంపల్లి, జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గాలు మొత్తం 6 నియోజకవర్గాల్లోని 44 కాలనీల్లోని వేలాది మంది కుటుంబాలకి ఇదొక తక్షణ ఉపశమనం మీకు ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో మీకు లభిస్తూ ఉంది. ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలోని మాధవనగర్ కాలనీ, శ్రీనిధి కాలనీ, జనార్దన్ రెడ్డి నగర్ కాలనీ, మల్లికార్జున్ హిల్స్, అవెన్యూ హోమ్స్, మారుతి నగర్ కాలనీ, ఈస్ట్ మారుతి నగర్ రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్, మల్లారెడ్డి రాజిరెడ్డి కాలనీ, రాజీవ్ రెడ్డి నగర్ కాలనీ, రాజిరెడ్డి నగర్ కాలనీ, ఎస్వి కాలనీ, వినాయక నగర్ కాలనీ, బాలాజీ నగర్, శ్రీరామ హిల్స్ కాలనీ, వివేకానంద నగర్ కాలనీ, రాగాల ఎన్క్లేవ్, పద్మావతి నగర్, కమలా నగర్, సిఆర్ ఎన్క్లేవ్, బ్యాంక్ కాలనీ, కాస్మోపాలిటన్ కాలనీ, సామానగర్ కాలనీ, సిబిఐ కాలనీ, విజయనగర్ కాలనీ, సాగర్ కాంప్లెక్స్, శ్రీపురం కాలనీ, వైదేహి నగర్, బిఎన్ రెడ్డి నగర్, శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీ, ఎస్కేడి నగర్, సాయి నగర్ కాలనీ, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ కాలనీ, జైపూర్ కాలనీ, అరుణోదయ నగర్ కాలనీ, గణేష్ నగర్ కాలనీ, లలితా నగర్ నార్త్ కాలనీ, ఈశ్వరీపురి కాలనీ, ఇవన్నీ కూడా ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన 36 కాలనీలు, ఇవన్నీ కూడా ఇందులో కవర్ అయినాయి. సుధీర్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గారు
वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला KCR की जेर क़यादत रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामसन है। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील से कबल अराजियात और मकानात को रेगुलराइज करने के लिए आवाम को हिरासा किया जाता था, लेकिन आज रियासत की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत ने इस सिलसिले में GO 118 के इजराई अमल में लाते हुए मकानात को रेगुलराइज करने की राह हमवार कर दिया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सरूर नगर में मुनाकिदा मुन्ना नगरम प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मकानात को रेगुलराइज के मसले को वजीर आला KCR से रुजू करते हुए GO की इजराई पर वजीर IT व बल्दी नज़्म नस्क KTR के इकदाम की सताइश की। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR की जेर क़यादत रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामसन है। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR रियासत के गरीब आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार फलाही स्कीमात को मुतारुफ कर रहे हैं। ఎవ్రీ సెక్టర్లో డెవలప్ చేసినట్టే మన దగ్గర చేస్తున్నారు. ఈ రెగ్యులేషన్ కోసం బి 10 ఇయర్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది, ఏం చేయలేదు. మా సీఎం అంటే చేశారు. మా డైనమిక్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మా లీడర్ KTR గారు ఈ ప్రాసెస్ తీసుకుపోయి సీఎం దగ్గర రిక్వెస్ట్ చేశారు. సార్ ఇది చేయండి అంటే ఇమీడియట్ చేశారు. ఇండియాలో మా ఆనరబుల్ సీఎం గారే మనకు గాడ్ గిఫ్ట్ ఉంది. చాలా సీఎం ఉన్నారు ఇండియాలో. పేదవాడు కోసం ఎవరు లేడు. ఒకటి లీడర్ ఉంటే KCR గారు ఉన్నారు. అందరికీ చాలా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఓపెన్ చేశారు. చాలా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తున్నారు. పేదవాడికి ఎంత సేవ చేసినారే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చేశారు. ఎంత ముందు చాలా లిటిగేషన్ అయింది. నేను రెవెన్యూ మినిస్టర్ ఉన్నారు. ఒకటి 10 ఎకర్ ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేసి 100 ఎకర్ ల్యాండ్ అమ్మినప్పుడు గోల్మాల్ చేసిన మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ధరణి తీసుకొచ్చిన అందరికీ రాయత్ ఫార్మర్స్ को అంటే చాలా సపోర్ట్ చేశారు. इसलिए मैं तमाम आज इस जलसे में वे हजारों भाइयों को बताना चाहता हूं, इंसान का 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, 6 इंच का दिल अच्छा चाहिए, 6 इंच का दिल जिससे आपकी सेवा कर सके. लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम नहीं करते. काम करने वाले लीडर है और काम सेवा करने वाले लीडर है. गरीबों को अच्छी जिंदगी गुजार रहे देने वाले कोई लीडर है तो हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब है. लोगों ने उन पर कई किताबें लिखी, कहा कि हिंदुस्तान के महात्मा है तो KCR साहब गांधी जी के बाद. इसलिए कि गांधी जी ने आजादी दिलाई, हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद दिलाई और आज तेलंगाना को जो डेवलप किए हैं, तेलंगाना के आवाम को तरक्की दिलाने वाले कोई लीडर है वो KCR साहब है. इसलिए मैं बताना चाहता हूं, खासतौर से 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में LB नगर और पीरजादी गुड़ा, सिंह चौनी और नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में मल्लापल्ली में, यहाँ पर बहुत लोग बहुत जमाने से वहां पर काबिज है. डॉक्यूमेंट में कुछ उनकी गलती नहीं है, कुछ बेचने वालों की गलती है, बिठाने वालों की गलती है. गलती तो कांग्रेस वाले तेलुगु देशम वाले करे, सुधारने वाले कोई है तो यहाँ हमारे डायनामिक लीडर KT रामाराव साहब है. इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं यही बताना चाहता हूं, दुनिया में बहुत से लीडर आते हैं, बहुत सी हुकूमतें आती है, इख्तिदार तो आते जाते रहता है, मगर इख्तिदार से लोगों को, गरीबों को फायदा पहुंचाने वाले कोई लीडर है तो हमारे महात्मा लीडर KCR साहब है. इसलिए कि जितना उन्होंने सोचा है, मैं समझता हूं कोई चीफ मिनिस्टर नहीं सोचा है आज तक. उन्होंने हमेशा पूरा वक्त अवाम की तरक्की के बारे में, उनका फ्यूचर प्लान के बारे में, किस तरह उन्हें सेवा की जाए. आप जानते हैं, एक ही बात पे मैं खत्म करना चाहता हूं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने 2014 में आपकी मदद से हुकूमत बनाई. 2015 में असेंबली में उन्होंने एक ऐलान ऐसा कर दिया, सारे हमारे MLA परेशान हो गए. उन्होंने कहा अगर आने वाले इलेक्शन से पहले मैं घर घर तक पानी नहीं पहुंचाऊंगा तो आने वाले टाइम पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा. सारे MLA परेशान होकर असेंबली के बाद CM साहब से मिले. साहब इतना बड़ा ऐलान कर दिए, क्या ये मुमकिन है 65 साल में ये लोग नहीं करे.
आप 4 साल में किस तरह करते हैं। सीएम साहब ने कहा इंसान की नीयत अच्छी होना चाहिए, काम करने का लगन होना चाहिए। सीएम साहब ने 4 साल में घर घर तक पानी पहुंचा कर बता दिया। सारे हिंदुस्तान में सर्वे हुआ है, सारे हिंदुस्तान में एक ही तेलंगाना स्टेट है जो टैप के जरिए पीने का पानी देते हैं। कालेश्वरम के जरिए, केनाल के जरिए हमारे किसानों को पानी देते हैं। तो इसी तरह मैं तमाम खास तौर से बहुत से बेनिफिशियरीज यहाँ पर है। एलबी नगर के भाई है, सिख छावनी के भाई यहाँ बहुत से अभी मुझे भी मिले। वो कब से वहां पर बहुत बार मेरे पास आकर नुमाइंदगी करे। मैं हमारे डायनेमिक लीडर केटी रामाराव साहब से गुजारिश करता था, साहब ये लोग बड़े परेशान हैं, इन लोगों ने निजाम सरकार ने बुलाकर यहाँ बसाया है, मगर आज खाली करने की नौबत आ रही है, यहाँ कहाँ जाएंगे ये लोग। मगर हमारे डायनेमिक लीडर जो यंग लीडर है, आज इंडस्ट्रीज में इंडिया में नंबर 1 स्टेट हमारा तेलंगाना स्टेट है, जहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है कहीं पर भी नहीं है हिंदुस्तान में। मोदी साहब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे भटकाने की कोशिश करते हैं, मगर उसके बावजूद भी लोग यहाँ आकर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ के पावर है, यहाँ लैंड ऑर्डर है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारी जो इंडस्ट्रीज पॉलिसी है इंडिया में नंबर 1 पॉलिसी है, जो 15 दिन के अंदर इंसान को मुकम्मल सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। जब हमारे डायनेमिक लीडर केटीआर साहब ने सीएम साहब से गुजारिश की तो उन्होंने एक ही मिनट में कहा कि बिल्कुल जब आप दूसरी मर्तबा जाएंगे तो खाली हाथ मत जाइए, आप जियो के साथ जाइए। आज वो जियो दिया गया है और केटीआर साहब अभी हवाले करेंगे। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमेशा ऐसी लीडर को आगे बढ़ाइए ताकि वो गरीबों की खिदमत करे। मुझे जो वक्त दिया गया है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर व तेलुगु देशम पार्टी के लीडर आयना पात्रुडु और उनके बेटे राजेश को पुलिस ने मकान की दीवार की तामीर के सिलसिले में हाई कोर्ट में फर्जी दस्तावेजात दाखिल करने पर गिरफ्तार कर लिया। दोनों को सीआईडी पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया और उनको एलोरो जिला मुंतकिल कर दिया। सीआईडी ने महकमे आबपाशी के अहदेदारों की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया था, जिनका कहना था कि मकान की दीवार के इन्हदाम के मौके पर हाई कोर्ट में झूठा सर्टिफिकेट दाखिल किया गया था। दोनों पर रावनपल्ली आबपाशी नहर पर कब्जा करते हुए मकान की तामीर का इल्जाम है। साबिक वजीर की बीवी ने उनके शौहर और बेटे को बगैर किसी इत्तला के गिरफ्तार करने पर हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आयना पात्रुडु की जिंदगी की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करे। इस वाक़े के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों ने नरसीपट्टनम बंद की अपील की है। इस वाक़े पर साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के सरबरा एन चंद्राबाबू नायडू ने ट्विटर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मजम्मत की और कहा कि पसमानदा तबक़ात के लीडर्स की आवाज को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। जिला संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के इंदौल मंडल के कंसानपल्ली में नांदेड़ अकोला कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब एक आरटीसी बस ने कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे की वजह कोहर समझी जा रही है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत का काम शुरू कर दिया। इस हादसे में 35 साला दिलीप, इसकी बीवी 28 साला विनोदा, बेटी 5 साला सुपुत्रिका और 1 साला लड़का खांसी हलाक हो गए, जो शहर हैदराबाद के जड़ीमटला इलाके के रहने वाले हैं। कोहर की वजह से गाड़ियां नजर नहीं आ रही थीं, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल संगारेड्डी भेज दिया गया है। बताया जाता है कि कोहर की वजह से बस के ड्राइवर को कार नजर नहीं आई, जिसके नतीजे में उसने कार को टक्कर दे दी। जिले विकाराबाद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के धरूर मंडल के मजाफाती इलाके केरेली में उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 3 अफराद की मौत हो गई और 4 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जख्मियों को विकाराबाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मरने वालों की शिनाख्त रवि राठौड़ और जमील के तौर पर की गई है। महलूकीन का ताल्लुक रेगोंदी इलाके से है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके नामालूम गाड़ी की तलाश शुरू कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को साल 2000 में लाल किले पर हमले के मामले में लश्कर तैयबा के दहशतगर्द मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक को सुनाई गई मौत की सजा की तौसीक कर दी है। चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ की सजाए मौत की तौसीक करते हुए फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की नजरसानी की दरख्वास्त खारिज करते हुए उसे सुनाई गई सजाए मौत को बरकरार रखा। लाल किले पर 22 दिसंबर 2000 को हुए इस दहशतगर्दाना हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक और शहरी की मौत हो गई थी। आसिफ इन दहशतगर्दों में शामिल था जिन्होंने लाल किले में घुसकर वहां तैनात सिक्योरिटी एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। दहशतगर्द आरिफ को दिल्ली पुलिस ने वाकये के 3 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 2005 में मौत की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2007 में आरिफ को सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा था। अगस्त 2011 में अदालत उज़्मा ने आसिफ की सजाए मौत को जायज करार देते हुए फैसले को बरकरार रखा था। आसिफ की इसी माह सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ की उम्मीद की अपील भी ठुकरा दी गई। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 मरहलों में 1 और 5 दिसंबर को होगी और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जनूबी गुजरात, सौराष्ट्र और शुमाली गुजरात के कुछ हिस्सों में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को और वस्ती गुजरात और शुमाली गुजरात की बाकी 93 सीटों पर 5 दिसंबर को पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी और वोटिंग का अमल 10 दिसंबर को मुकम्मल होगा। वाज़ेह रहे कि 12 नवंबर को होने वाले हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती भी 8 दिसंबर को होगी। राजीव कुमार ने कहा कि पहले मरहले की पोलिंग का नोटिफिकेशन 5 नवंबर को जारी किया जाएगा। नामजदगी की आखिरी तारीख 14 नवंबर और नाम वापस लेने की तारीख 17 नवंबर होगी। बैलेट की जांच पड़ताल 15 नवंबर को होगी। दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन 10 नवंबर को जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर और नाम वापस लेने की तारीख 21 नवंबर होगी। बैलेट की जांच पड़ताल 18 नवंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस बार गुजरात असेंबली इंतखाबात में पहली बार 3,24,422 नए वोटर वोट डालेंगे। पोलिंग स्टेशंस की कुल तादाद 51,782 है। रियासत में कायम कम से कम 50% पोलिंग स्टेशंस पर वेब कास्टिंग का इंतजाम किया गया है। रियासत में वोटर्स की कुल तादाद 4.9 करोड़ है। रियासत में 142 आदर्श पोलिंग स्टेशन होंगे। माजूर अफराद के लिए 182 पोलिंग स्टेशन और खवातीन के लिए 1274 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। कांग्रेस ने गुजरात के लोगों से वादा किया है कि अगर वो असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करते हैं तो वो एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में देगी और किसानों के कर्जे माफ करने के साथ बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासती असेंबली के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करने के बाद कहा कि गुजरात के लोग तब्दीली चाहते हैं और वोटर कांग्रेस को वाहिद ऑप्शन समझते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों का कांग्रेस पर एतमाद बढ़ गया है और 7 करोड़ गुजराती बहनें और भाई तब्दीली का ऑप्शन सिर्फ कांग्रेस को समझते हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस भी रियासत के लोगों के जज्बात के मुताबिक काम कर रही है और उसके लिए उसने 8 वादों का ऐलान किया है। मिस्टर खड़गे ने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात कांग्रेस ने हुकूमत साजी पर अवाम को राहत फराहम करने के लिए जिन 8 वादों का ऐलान किया है उनमें 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और 10 लाख रुपए तक का इलाज और अद्वियात मुफ्त शामिल हैं। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक के कर्जों की माफी, सरकारी मुलाजिमतों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद और 300 रुपए का बेरोजगारी अलाउंस, 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध पर 5 रुपए फी लीटर सब्सिडी और कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले 3 लाख अफराद के लवाहिकीन को 4 लाख रुपए का मुआवजा भी शामिल है। ओडिशा में धामनगर असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान छटपट वाकयात के अलावा पोलिंग पुरअमन और आसानी से जारी है।
48.75% राय दहिंदगान ने दोपहर 1 बजे तक अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर लिया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एस.के. लोहानी ने जुमेरात को यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि दोपहर 1 बजे तक 38.75% वोटिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर ईवीएम में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से 5 पोलिंग स्टेशन पर कुछ देर के लिए पोलिंग मुतासिर हुई। इंतखाबी अहदेदारों ने ईवीएम को तब्दील करके मसाइल को हल किया और वोटिंग का अमल दोबारा शुरू कर दिया। जराये ने बताया कि लोगों ने उस वक्त एहतजाज किया जब बीजू जनता दल बीजेडी की उम्मीदवार बंटी दास पार्टी की मुहिम की गाड़ी में अपना वोट डालने आई, जिसके बाद गाड़ी मौके से चली गई। लोहानी ने पोलिंग अफसर एन मंडा की मौत पर गम का इजहार किया। मिस्टर मुंडा का आज सुबह एससीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा कि उनके अहले खाना को कवायद के मुताबिक 15 लाख रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी। जराये ने बताया कि कट्टा शाही पंचायत के खला गडिया में पोलिंग बूथ 22 और 23 पर एक सियासी पार्टी की तरफ से वोटिंग में धांधली के बाद कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल रहा। इसी तरह रामेश्वर के इलाके में पोलिंग नंबर 169 और 170 पर भी मुबैना वोट धांधली पर 2 सियासी जमातों के हामियों में तसादुम के बाद तनाव की खबर है। तसादुम में 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। इस सिलसिले में धामनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। लोक आयुक्त पुलिस ने मध्य प्रदेश के पन्ना में महकमे तामीरात आमा के एक सब इंजीनियर को 7 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। लोक आयुक्त पुलिस सागर की टीम ने कल देर शाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पन्ना डिवीजन के दफ्तर में यह कार्रवाई की। बताया गया है कि डिप्टी इंजीनियर मनोज रचारिया ने यह रिश्वत ठेकेदार भरत मिलन पांडे से जेर तामीर सड़क की जांच और जेर इल्तवा बिलों की अदायगी के एवज मांगी थी। जराये ने बताया कि कल देर शाम शिकायत कुनिंदा ठेकेदार महकमे तामीरात आमा के दफ्तर पहुंचा और वहां मौजूद डिप्टी इंजीनियर मनोज रचारिया को रिश्वत के तौर पर नकद रकम और चेक सौंपा। इस दौरान करीबी ताइनात लोक आयुक्त पुलिस की टीम ने ठेकेदार का इशारा मिलने पर दफ्तर पर छापा मारा और डिप्टी इंजीनियर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई की क़यादत करने वाले लोक आयुक्त पुलिस सागर के डीएसपी राजेश खेड़े ने बताया कि डिप्टी इंजीनियर मनोज रुचारिया के कब्जे से 500-500 के नोटों के 2 बंडल, 1 लाख रुपए नकद, यूनियन बैंक 4 लाख और 2 लाख रुपए के 2 चेक, इस तरह कुल रकम 7 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर पकड़े गए हैं। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश में आगरा फिरोजाबाद रोड पर कबीरपुर के करीब जुमेरात की अलस सुबह रोडवेज की बस और एक टैंकर के दरमियान जबरदस्त टक्कर में 2 अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को यहां के एसएन मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एतमादपुर पुलिस स्टेशन के एरिया ऑफिसर ने बताया कि हादसे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत और 10 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क हादसे में जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। वजीर आला ने मरने वालों की रूह के सुकून की प्रार्थना करते हुए सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत किया। मिस्टर योगी ने जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया और जिला इंतजामिया के अफसरान को उनके मुनासिब इलाज की हिदायत दी है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी ख्वाहिश की। इसके साथ ही जिले मजिस्ट्रेट और आला पुलिस अफसरान को मौके पर जाकर जंगी बुनियादों पर इमदादी काम करने की हिदायत दी गई है। जनूबी कश्मीर का पानपुर इलाका जाफरान की काश्त के लिए जाना जाता है, जहां हर साल अक्टूबर और नवंबर में लोग जाफरान की चुनाई में मसरूफ रहते हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से भी हर साल वहां कई तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे बशारत रशीद के मुताबिक इन दिनों भी जाफरान की चुनाई में लोग मसरूफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि इस साल पिछले साल के मुकाबले पैदावार में इजाफे का इम्कान है। ताहम कुछ लोगों के मुताबिक 2014 के सैलाब के बाद पैदावार में मजमूई तौर पर कमी ही रही। मुकामी लोगों के मुताबिक सरकार को जाफरान को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा करना चाहिए।
मेरा नाम मिसबा मंजूर है और मैं पामपुर से हूँ। पामपुर जो कि सैफरान का मेन इलाका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैफरान उगता है। कश्मीर का जो सैफरान है वो बहुत मशहूर है, बहुत लोग आते हैं बाहर से यहाँ सैफरान के लिए, सैफरान खरीदने के लिए। इससे हमारे कश्मीर को भी फ़ायदा मिलता है और उन लोगों को भी फ़ायदा मिलता है। कैसर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे कश्मीर के। ऐसे फसलों से फरोग मिलता है क्योंकि सैफरान की फसल हमेशा जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम हमारा फेस्टिवल ही होता है हर साल, जिस टाइम हम हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इस साल ये टूरिज्म वाले करे, पिछले साल भी इन्होंने किया, ये अच्छी बात है। इससे लोग अवेयर भी होते हैं कि एक सैफरान के पीछे हमारी पीछे एक गवर्नमेंट है, वो हर एक इकदाम उठा रही है सैफरान के ऊपर। तो इसलिए फर्स्ट अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया है कि जो उम्मीदवार अगले हफ्ते होने वाले वस्त मुद्दत इंतखाबात में शिकस्त कबूल नहीं करेगा वो मुल्क को अफरा तफरी की राह पर ले जाएगा। जो बाइडेन ने हम वतनों पर भी जोर दिया कि वो 8 नवंबर के इंतखाबात में सियासी तशद्दुद के खिलाफ मुतहिद होकर एहतजाज करें। ज्यादातर पेश गोइयों के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन पार्टी की जीत का इम्कान है, जबकि सेनेट किसी भी तरह से जा सकती है। डेमोक्रेट रहनुमा ने कहा कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामी साजिश और बददियानती को फरोग दे रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने मिस्टर बाइडेन पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि वो तकसीम और इन्हिराफ के ख्वाहां हैं। हिंदुस्तानी बहरिया के बहरी जहाज शिवालिक और कारमोटा इंटरनेशनल फ्लैट रिव्यू IFR में शिरकत के लिए जापान के योकोसोका पहुंचे। IFR का इनेकाद 6 नवंबर को योकोसोका के सगामी बे में मुनाकिद किया जाएगा। हिंदुस्तानी बहरिया के जहाज जिन्हें मुकामी तौर पर डिजाइन और तैयार किया गया है बुध को वहां पहुंचे। उनमें बहरी जहाजों और आबदोजों पर हमला करने के लिए मुख्तलिफ कारकर्दगी के साथ गाइडेड मिसाइल शामिल हैं और ये विशाखापट्टनम में वाक़ मशरक़ी बेड़े का हिस्सा है। ईस्टर्न नेवल कमांड ENC हेडक्वार्टर ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि IFR इस साल जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स JMSDF की 70वीं सालगिरह के मौके पर है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा बैनुल-अक़वामी बेड़े का जायजा लेंगे, जिसमें 13 ममालिक के 40 बहरी जहाज और आबदोज शामिल होंगे। हिंदुस्तानी बहरिया के जहाज ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के जहाजों के साथ मालाबार 22 मश्क के 26वें एडिशन में हिस्सा लेंगे। मेरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार सीरीज का आगाज 1992 में हुआ था और हर साल इसमें तरक्की होती रही है। इसमें इंडो पैसिफिक खित्ते की 4 बड़ी बहरी अफवाज हिस्सा लेती हैं। मालाबार 22 समंदर के मुख्तलिफ इलाकों में ऊंची सतह पर मुख्तलिफ सतह की मशकें देखेगा। मशक के दौरान पेचीदा सतह, ज़ेली सतह और फिजाई कार्रवाइयों बशमुल गोला बारूद के हमले का शेड्यूल बनाया गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहिरे अस्वद की मखसूस बंदरगाहों से अनाज की बरामदात की इजाज़त देने वाले माहदे को दोबारा शुरू करने पर तबादले ख्याल किया है। तुर्की के सदारती दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत में मिस्टर अर्दोगान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि दोनों ममालिक ने ताउन के जरिए अनाज की तरसील के मसले को हल किया है। बयान में कहा गया है कि यह पूरी दुनिया के लिए अहम है कि यूक्रेन और रूस दोनों अपनी अनाज की मसनूआत फरोख्त कर सकते हैं। इस दौरान मिस्टर अर्दोगान ने अनाज की तरसील के माहदे को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। वाज़ेह है कि रूस ने बुध के रोज बहिरे अस्वद के जरिए अनाज की बरामद के माहदे के अमल दरामद पर अपनी वापसी का ऐलान करते हुए कहा कि यूक्रेन ने फौजी हमलों के लिए इंसानी हमदर्दी की राहदारी को इस्तेमाल न करने का वादा किया है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। मुनगोड़ो असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी। 3 बजे तक 59.92% पोलिंग दर्ज। पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम। वनप्रति जिले की तरक्की में अवाम भरपूर ताउन करें। ओहदेदारों के जायजे इजलास से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब।
दीवार की तामीर के लिए हाई कोर्ट में फर्जी दस्तावेज दाखिल करने का मामला। एक साबिक वजीर और उनके फर्जन को सीआईडी पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। लाल किला पर लश्कर तैयबा के दहशतगर्द हमले का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने की पाकिस्तानी दहशतगर्द आसिफ की सजाए मौत की तौसीक। इक्कीस और 5 दिसंबर को होंगे गुजरात असेंबली इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अगर गुजरात में हुकूमत बनती है तो हम एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। वस्त मुद्दत इंतखाबात के नतायज को कबूल न करने से अफरा तफरी पैदा होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।